प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमने 5 लेक्चर पहले से रिकॉर्ड कर दिए और यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिए हैं। आप सब टॉपिक्स को समझने के लिए सीरीज वाइज इन टॉपिक को देखें, तभी आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आएंगे। इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा 6th लेक्चर है, जो कि बेस्ड है बेटा बायो-सावर्ट्स लॉ पे बेस्ड है ये। तो इसके अंतर्गत एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, जिन्होंने ये कहा था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में ओरेस्टेड ने बात नहीं करी। तो इसके बारे में डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दी अलग अलग साइंटिस्टों ने, जिसमें साइंटिस्ट जो थे हमारे फ्रांस के साइंटिस्ट बायोट और दूसरा साइंटिस्ट था सावर्ट। इन दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने कैलकुलेट किया कि किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर के कारण हो सकता है। इसी के कारण इस लॉ को किस नाम से जाना जाता है बेटा, बायो-सावर्ट्स लॉ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था और ये लॉ दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने एक वायर सेगमेंट लिया, इस तरीके का एक वायर सेगमेंट लिया ए बी। इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा था बेटा, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट इन्होंने ओ कंसीडर किया। इस ओ पॉइंट पे इन्होंने क्या लिया बेटा, एक लेंथ एलिमेंट ले लिया। ओ पॉइंट के ऊपर क्या ले लिया, एक लेंथ एलिमेंट ले लिया, जिसकी लेंथ कितनी थी बेटा, डीएल लेंथ थी। अब इस डीएल लेंथ के कारण, डीएल एलिमेंट के कारण, ये जो डीएल एलिमेंट था, इस डीएल एलिमेंट के कारण हम इस पॉइंट पी पर क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। इसलिए ओ से इसकी कितनी डिस्टेंस है वो पहले देख लेते हैं। तो ओ से इसकी डिस्टेंस है बेटा आर। ओ से इसकी डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली आर। दूसरा, ये जो डीएल वेक्टर है हमारा, डीएल वेक्टर और दूसरा आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री है वो हमने कंसीडर कर लिया, थीटा है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो 4 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। पहला लेंथ एलिमेंट पे, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट पे, तीसरा इसकी डिस्टेंस पे, चौथा एंगल थीटा पे। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन चारों फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिपेंड करेगा। तो इसके बारे में डायग्राम की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ दे रखा है हमें। अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम, ए बी is the segment of current carrying wire in which current I is flowing. A length element is taken at point O. लेंथ एलिमेंट क्या लिया हमने, डीएल एलिमेंट लिया बेटा। लेंथ एलिमेंट हमने डीएल लिया है, इज टेकन ऑन पॉइंट ओ। वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एलिमेंट एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, विच इज सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस। इस पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं बेटा,
ये जो P पॉइंट हमें दे रखा है, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इस लेंथ एलिमेंट के कारण, जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, स्मॉल r डिस्टेंस पे। फ्रॉम O एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर इज थीटा। ये भी हमने बात कर ली है कि dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल हमने कितना कंसीडर किया है, थीटा। Then, according to Biot-Savart, the magnetic field produced due to length element length element लिख देते हैं LE, लेंथ एलिमेंट इज, अब चार बातों पे डिपेंड करेगा, चार फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, इसलिए चारों के लिए अलग अलग हम बात करेंगे। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड चार फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या कह रहा है, ये इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई फ्लोइंग इन द वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेंथ एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा बेटा, वो होगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट। जो dB वहां प्रोड्यूस हो रहा है P पर, वो क्या होगा बेटा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बेटा dl के, जो लेंथ एलिमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में देखें, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा। जो एंगल हमें दे रखा है उस एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे ये जो dl है ये स्मॉल कर देता हूं, बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच जो एंगल थीटा है, उस थीटा के साइन ये वाला नहीं है, साइन SIN है, साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो P पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ dB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा साइन थीटा के। इसके प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट इसका, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के, ऑलवेज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आएगा बेटा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है P पर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा यहां आ जाएगा बेटा, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हमारा स्टेटमेंट फोर्थ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाय कंबाइनिंग ऑल अबव स्टेटमेंट, चारों जो स्टेटमेंट आए हैं उन सबको क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। और कंबाइंड करने के बाद में हमें क्या मिलेगा भाई, तो मैं यहां लिख देता हूं कंबाइंड करके। तो पहला हमारा आया था भाई, dB को एक बार लिखूंगा इज इक्वल टू I dl, फिर साइन थीटा आया था, तीनों ऊपर वाले स्टेटमेंट आ गए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला R स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो दो चीजें आती है, एक तो इक्वल का साइन आता है, दूसरा एक कांस्टेंट आता है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि कांस्टेंट k है, I dl साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। हाँ, यहां जो ये के आया है ना बेटा, ये के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा के की, वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास dB की वैल्यू आ जाएगी बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आया उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। ठीक है बेटा। अब और आगे चलते हैं। और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा? तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वेयर, और ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि ऊपर साइन थीटा आ रहा है, लेकिन डीएल भी आ रहा है, लेकिन आर नहीं आ रहा, क्योंकि एंगल थीटा जो है आर और डीएल के बीच में है, इसलिए आर चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और हमारे पास आ गया बेटा आई आर डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब हो गया नीचे। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को हम बाहर लिख सकते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो हमारा होता है बेटा ए बी साइन थीटा, और साथ में इसकी डायरेक्शन भी एन कैप के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है। तो यहीं से यहां पे अपने आर क्यूब आ जाएगा। अब यहां से अपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पढ़ा था, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट जो आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन हमेशा इन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा डीएल वेक्टर के, और परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। इसके बाद में वेक्टर फॉर्म आ गया हमारे पास। इसमें हमारे पास एक और कांस्टेंट आ गया बेटा, वो भी देखते हैं। हाँ, यहां पे एक कांस्टेंट आया बेटा, वेयर म्यू नॉट इज परमेएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इस कांस्टेंट को हम परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं भाई। ये किसी भी मटेरियल की वो टेंडेंसी होती है जो कि अपने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास होने देती है, परमेबिलिटी को कितनी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को परमिट करती है। ठीक है। इसके बाद में हम और बात करेंगे, एक बात करेंगे के की यूनिट की। के की यूनिट क्या होगी? तो मैं यहां लिख देता हूं यूनिट ऑफ के। तो यहां से देख लें, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बेटा टेस्ला। यहां से मैं के की यूनिट निकालना चाहूं, के जो है किसके इक्वल है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल है। तो यहां से अब मैं
इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो क्या आएगी बेटा, dB डॉट आर स्क्वेयर अपॉन आई डी एल और साइन थीटा। तो यहीं से अपने इसकी यूनिट निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है बेटा टेस्ला होती है, और इसकी यूनिट होती है आर स्क्वेयर है तो मीटर का स्क्वेयर हो जाएगा, अपॉन इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है, डीएल लेंथ एलिमेंट है, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा मीटर, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। तो आपको पता है एम से एम स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास रहेगा बेटा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट हो जाएगी बेटा इसकी। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन ओके, तो हम डायमेंशन निकालना चाहेंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, और हमें बी की डायमेंशन अगर पता नहीं है तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हमने ये किया हुआ बेटा, एफ मैक्सिमम अपॉन क्यूबी। इससे हमारे पास इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m1 L1 T-2 अपॉन A1 T1, और यहाँ आ जाएगी L1 T-2। इससे T1 तो कैंसिल हो गया, L ऊपर जाएगा इसको जीरो कर देगा, और A ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आएगा बेटा K की हम डायमेंशन निकालना है, हमने B की निकाली है ये, तो B की डायमेंशन हमारे पास आ गई M1 L0 और T-2 A-2। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन होती है बेटा, और आपको पता है आर स्क्वेयर है तो डायमेंशन एल स्क्वेयर आ जाएगी, आई की होती है A1, डीएल की होती है L1, और साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती बेटा। इसको कट कर दें तो L1 से स्क्वेयर से एक वन कैंसिल हो जाएगी बेटा, पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर M1 L1 T-2 A-2, ये यूनिट आ जाएगी, ये डायमेंशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये था बेटा बायो सावर्ट्स लॉ। बहुत ही इजी टॉपिक है, और इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लगातार लेक्चर देखें, सीरीज में देखें, ताकि सारे टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। धन्यवाद। इसके अंतर्गत केस फर्स्ट में देखें बेटा, ये हमारे पास वायर सेगमेंट था A to B, यहाँ पे हमने पॉइंट P कंसीडर किया था, और यहाँ पे DL एलिमेंट लिया था DL, ये O पॉइंट था। यहाँ एंगल हमने थीटा कंसीडर किया था, ये एंगल थीटा कंसीडर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा व्हेन DL वेक्टर एंड R वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि DL वेक्टर जो है वो पैरेलल है बेटा R वेक्टर के, तब क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी तो हम इस वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे dB में। तो dB हमारा आया था बेटा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड था मैग्नेटिक फील्ड का।
अगर थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है बेटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी बेटा 0 ऊपर, यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट, यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। पहली कंडीशन हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 0 आ गया जब डीएल वेक्टर जो है पैरेलल है आर वेक्टर के। दूसरी कंडीशन में एक कंडीशन और है हमारे पास, अगर डीएल वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है टू आर वेक्टर, तब थीटा की जो वैल्यू आएगी ना बेटा वो 180 डिग्री आएगी। अब पहले जो कंडीशन थी तब हमारा ये जो थीटा आ रहा था बेटा, ये जो पी पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा था और एंगल ये थीटा क्या हो रहा था बेटा, 0 डिग्री हो रहा था। अब जब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब एंटी पैरेलल है तो ये यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा और वायर पे आ जाएगा, और वायर पे आने के बाद में डीएल वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। और एंगल क्या बनाएगा, एंटी पैरेलल होगा तो एंगल होगा 180 डिग्री का। वही वैल्यू हम पुट करेंगे मैग्नीट्यूड में फिर से, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल साइन थीटा, थीटा की जगह मैं सीधा रख रहा हूँ बेटा 180 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमें पता होता है साइन 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना बेटा वो 0 होती है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये साइन की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं लेकिन इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। आइडियल साइन 180 की वैल्यू हमने डायरेक्ट रख देनी है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ, इंटू 0 लिख रहा हूँ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे ये मैं काट रहा हूँ 4 पाई डॉट आई डी एल इंटू साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट दोनों कंडीशंस थी, दोनों केस थे, इन दोनों केसों में क्या हुआ, जो पॉइंट पी था वो वायर पे आ गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है पी, ये इस तरफ से वायर पे आ गया और दूसरी कंडीशन में इस तरफ से वायर पे आ गया। तो दोनों ही कंडीशन में पॉइंट कहाँ थे, वायर पे। और जब पॉइंट पी जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो अगर वायर पे ही है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद में हम थर्ड केस की बात करते हैं, when dl vector is perpendicular to r vector। जब परपेंडिकुलर होता है तो थीटा की वैल्यू हमेशा आप क्या लेके चलोगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री होती है, लेके क्या चलोगे, तो वैल्यू रख देंगे बेटा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। और हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये वैल्यू रख दें। तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं बेटा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो मैक्सिमम रहेगी। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा अपने को, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, जो कितना मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाय बायो सावर्ट्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट
जो लेक्चर रहेगा हमारा इसी पे बेस्ड रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। एक ही एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन है इसके अंतर्गत, और उस एप्लीकेशन को अपने बढ़िया से करेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप ज़रूर करके जाएं।